नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व फोटोग्राफी दिवस की बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज मैं आपको इस दिन पर एक ऐसे खास फोटोग्राफर से मिलवाने जा रहा हूं जिसने पिछले दिनों फोटोग्राफी के अपने जुनून के साथ साथ एक खास तरह का काम किया है, और वो काम है तितलियों को बचाने का। तितलियों के पूरे जीवन चक्र को फिल्माने के दौरान इन्हें कुछ अलग तरह से प्रेरणा मिली और इन्होंने उनके अंडे, उनके कैटरपिलर, इन सबको एक सुरक्षित पनाह देकर उन्हें विकसित होने का पूरा मौका दिया है। आज तक लगभग 75 से ज्यादा तितलियों को ये पूर्ण रूप से विकसित होकर उनके प्राकृतिक वातावरण में जाने के लिए सुरक्षित माहौल दे चुके हैं। तो मैं यदि इनके घर को तितलियों का नर्सिंग होम कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए मिलते हैं सुबोध नातू से। सुबोध नातू को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इनके एक साक्षरता के फोटो को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया है। इसके अलावा भी सुबोध कई सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए मिलते हैं सुबोध नातू से। ये भी एक बहुत रोमांचक घटना है कि घर में गार्डनिंग करते हुए गमले में एक आकड़े का पौधा लगा हुआ है अपने यहाँ पे। तो वाटरिंग करते 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 एक दिन उसमें कुछ ऐसे फूल जैसे दिखे, तो पहले नजर उस पे गई और उसको अनदेखा कर दिया। बस उस पे फर्क यही था कि शाम की लाइट में उस पे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल रहा था, तो थोड़ा सा फोटोग्राफी का इंटरेस्ट हुआ, लेकिन उस दिन उसको अनदेखी करके छोड़ दिया। अगले दिन हमारी बिटिया ने आके मुझे बताया कि देखो वहां पे कितनी अच्छी सुंदर इल्लियां हैं उस पे। तो जब वो इल्लियों पे नजर गई तो देखा कलरफुल इल्लियां 2-3 उस पे घूम रही थी और सनलाइट भी उस पे बहुत अच्छी आ रही थी। तो फोटोग्राफी का कीड़ा उसमें जागा वो इल्लियों को देखते हुए जी। और जब फोटोग्राफी के लिए मैंने उसको वहां पे जब चेक किया तो देखा तो बहुत सुंदर इल्लियां थी, और वो जो फूल जैसे वो दिख रहे थे वो एक्चुअली कोकून थे। उसके बाद में नेक्स्ट डे जब मैंने देखा तो वो तितलियां 2-3-4 तितलियों में से कुछ 1-2 इल्लियां उसमें कम हो गई थी। तो पहले मुझे लगा कि मैं तो सिर्फ फोटोग्राफी के इंटरेस्ट में कि वो इल्लियां बहुत सुंदर दिख रही है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो इल्लियों की सुंदरता को लेके जो फोटोग्राफी मैंने शुरू की थी, तो उनको वो गमला उनको सेव करने के लिए वो इल्लियों को कहीं दूसरे चिड़िया ना खा जाए, और वो गमला मैंने अंदर रखा और वहां मैंने फोटोग्राफी शुरू की। पहले तो डे लाइट में सनसेट के टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट और उसमें उनके कुछ शूट हुए, और फिर उनको नेक्स्ट डे और शूट करेंगे करके उसको मैंने वो गमले को अंदर रखा। और फिर जब उसको मैंने ऑब्जर्वेशन में रखा 2 दिन उनको सब लाइट और इसमें शूट किया, तो फिर उसमें 1-2 जो कोकून भी लगे हुए थे, तो कोकून के डेवलपमेंट, तो फिर मेरे को इंटरेस्ट जागा उसमें। मैंने जब इस पे देखा 2 दिन बाद, तो उसमें से एक कोकून में से एक तितली निकली जो डेवलप हो चुका था। अरे वाह! तो मुझे जाके मालूम पड़ा कि ये कोकून तितलियों के हैं और इसमें से ये डेवलपमेंट जो हो रहा है ये तितलियों का है। तो उसके लिए फिर मैंने उनको प्रॉपरली घर में सेव किया और उनके सारे डेवलपमेंट एक धीरे धीरे उनको शूट करता था। ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें कि पहले तो जो कोकून और कलरफुल इल्लियां मुझे मिली थी, पहले तो पूरे 15 दिन मेरा शूट उस पे चलता रहा। और ये एक रिवर्स स्टोरी है कि उन इल्लियों को डेवलपमेंट में, और पहले मैं हर चीज मिस करता गया। एक इल्ली जो कलरफुल उसके डेवलपमेंट के जो समय रहता है उसको पूरा लेने के बाद कोकून कन्वर्शन होता है उसका। तो वो जब कन्वर्ट हुई तो वो सब मैंने फोटोग्राफी के लिए मिस कर चुका था। लेकिन फिर मुझे ध्यान में आया रही ये सब होता है, कैसे होता है ना, तो उसके टाइमिंग भी कुछ मालूम नहीं थे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उसके टाइमिंग मुझे नॉलेज में आने लगे। और फिर अगली 2 इल्लियों को मैंने उनके उस टाइमिंग के हिसाब से कोकून कन्वर्शन और उसमें जब सारा शूट किया, कवरेज किया उसका, तो फिर वो बातें आगे बढ़ती गई। और फिर इस तरीके से पहले कोकून से तितली का निकलना वो भी मैं मिस कर चुका हूँ, हार्डली 10 मिनट के फर्क में, कि रात भर उसके लिए जागा मैं
और सुबह 5 बजे से उठ के कि ये समय कभी मेरा मिस नहीं हो जाए, क्योंकि फोटोग्राफी का जुनून तो होता ही है, उसके लिए दिन रात कभी भी कंटिन्यू लगे रहना पड़ता है। और उसी इंटरेस्ट में जब सुबह 5 बजे उठ के भी मैं सिर्फ ब्रश करने के लिए वो 10 मिनट के लिए बाजू में गया और ब्रश करके वापस आया, तो उतने 10 मिनट के पीरियड में वो तितली कोकून से बाहर आ चुकी थी। वो कैमरे में मैं शूट नहीं कर पाया, तो वो मिस करने से वो जुनून और वो गुस्सा, उसने मुझे इस जुनून के लिए आगे बढ़ाया। एक बहुत बड़ा चांस जो हम उसमें ऐसा शूट करने वाले थे, भले ही हजारों जगह पे वो सब चीजें, क्योंकि वो निसर्ग है, नेचर है, और वो उनकी गति से ही चलना है। हम अपने लिए उनको नहीं बदल सकते, उनके गति से हमें चलना है। क्या बात है, या उनके लिए हमें अपना टाइम स्पेंड करना है। बहुत बढ़िया। तो वो होने के बाद में फिर अगली स्टेप जो आई कि एग्जैक्टली इनका डेवलपमेंट जो होता है, इसमें 2-3 प्रकार की तितलियां होती है जो जनरली हमारे घरों में आसपास पाई जाती है। उसमें से एक जो पहले ये शूट हुए थे, ये थे मेरे कलरफुल इल्लियों के, जो जिसको अपन कहते हैं कि वो थे मोनार्क। वो तितलियां जो डेवलप होती है वो मोनार्क होती हैं। और उसमें ही एक और होती है कि जो मॉर्मोन होती है। और थर्ड जो होती है वो होती है लेमन ट्री, लेमन बटरफ्लाई। तो लेमन ट्री बटरफ्लाई जो होती है वो ऑलरेडी नींबू के पेड़ पे ही डेवलप होती है जी। और ये बाकी जो होती हैं ये आपके आकड़े के पौधे या आपके मीठा नीम या आपके जासवंत का पौधा, इनके ऊपर बाकी मोनार्क और मॉर्मोन इनके डेवलपमेंट होते हैं। तो वो डिफरेंशिएट मेरे को उन सब बातों से हुआ कि इनके डेवलपमेंट जब एक दूसरा लार्वा, उसका कैटरपिलर उन पत्तियों को नहीं खा रहा था जिनको मोनार्क के कैटरपिलर खा रहे थे और अपना डेवलपमेंट कर रहे थे। सभी का समय चक्र अलग अलग होता है और उनके अलग अलग स्टेज भी होते हैं। जैसे मोनार्क तितलियों की 2 ही स्टेज होती है। वो लिटिल चैम जो होता है वो डेवलप होते हुए बड़े कैटरपिलर तक पहुंचता है और वहां से फिर वो कोकून में डेवलप होता है। आपने एक शब्द उपयोग किया है कि लिटिल चैम। ये लिटिल चैम क्या है? ये लिटिल चैम कहने, जब कोकून ये अंडे में से जब बाहर निकलता है कैटरपिलर, हाँ। और वो जब छोटा होता है तो उसको मैं लिटिल चैम नाम दिया मैंने। हाँ। कि बड़ा खूबसूरत दिखता है और जैसे छोटे बच्चों की आदत रहती है वैसी ही उनकी आदत रहती है, इधर उधर भागना और सबसे पहले भूख लगना और खाना। जी। वो पैदा होते से ही खाना शुरू कर देते। इसकी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने बाद में उसके डेवलपमेंट में होते होते सीखी। हाँ। और ये सारा पार्ट जो आगे जाके कन्वर्ट हुआ कि अंडे से कैसे तितली तक अपने को डेवलपमेंट मिलता है, ये जाके मिला कि जब ये इल्लियां मुझे पौधे पे मिली तो ये इल्लियां उस पे आई कहां से और पैदा होके हमको पहले क्यों नहीं दिखी। तो जब उसके मतलब ये रिवर्स स्टोरी शुरू हुई कि तितली के डेवलपमेंट से फिर मैं अंडे तक पहुंचे। हाँ, कि इसके अंडे कहाँ पे। फिर मैंने वो पौधों पे उसको छानबीन शुरू की। 2 माइक्रो। ये कैसे अंदाज हुआ कि इस पत्ती पे अंडा हो सकता है या इस जगह पे अंडा मिल सकता है? क्योंकि इनका डेवलपमेंट उसी पौधे पे हुआ था, तो आगे भी यदि ये उस पे अपने को मिल रही है नहीं, यानी किसी तितली को आपने आके अंडा देते हुए वहां देखा? नहीं, उसको वहां से ना मिलते हुए वही खोज मेरे को आगे तक लेके गई कि तितलियां चलो ठीक है उस पे आ गई, लेकिन ये इल्लियां जो पैदा हुई इस पे, ये कहीं ना कहीं से तो डायरेक्ट इल्लियां तो पैदा नहीं होंगी जी। कहीं अंडे से उस डेवलपमेंट उसका हुआ होगा, या तितलियां इसको कैसे प्रोड्यूस करती हैं, या डायरेक्ट कैटरपिलर छोटे इसको पैदा करती हैं। तो जब वो इस बात की खोजबीन मैंने शुरू की तो वहां से मुझे मालूम पड़ा कि कुछ अंडे ऐसे उसके ऊपर ऐसे डॉट मेरे को मिले छोटे छोटे। तो वो नजरे गई सब लेमन ट्री जो होता है अपना नींबू का पेड़ जो मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, उसके ऊपर मुझे वो शोध करते हुए दिखा। और वो अंडा होता है बिल्कुल बारीक। अच्छा, ये सब चीजों को चेक करते हुए सारे माइक्रो लेंसेस लेके 2-2 एक्सपेरिमेंटल लगाते हुए। सही बात आपने कही। मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि अब यहाँ बात आ जाती तकनीक की कि ठीक है, आपकी जानकारी, आपकी खोज और वो सब तो था ही, लेकिन एक इतना बारीक अंडा जो एक राई के दाने से, मुझे लगता है खसखस का दाना उसके लिए सबसे सही शब्द होगा कि खसखस के दाने के बराबर होता है वो। आपके ही कैमरे से खींचे हुए फोटो में से देख पाया हूं मैं।
वो हमें तो नंगी आंखों से तो दिखाई ही नहीं देता। तो वो कैसे, वो आपकी नजर में कैसे आया? वो किसी तकनीक यानी कैमरे के लेंस से ही ढूंढा आपने, या उसके लिए कोई खास लेंस का उपयोग किया? हाँ, ये बात सही है कि आपने जैसे अभी जिक्र किया कि 2 चश्मे, आपको मैंने खुद को भी 2 चश्मे लगा के वहां बैठे हुए देखा है। तो ये सब चीजें क्या है, तकनीक यहाँ कितनी हावी है, या तकनीक कितना मदद करती है आपको ये सब शूट करने में? इसके लिए लॉकडाउन ने मुझे सबसे बड़ी सफलता दी है। अच्छा। कि लॉकडाउन का जो समय था वहां पे किसी भी काम को करने के लिए यदि ओपन टाइम होता तो वहां पे हम उसके लिए कुछ अच्छे माइक्रो लेंस लाते, कुछ अपने इक्विपमेंट्स यूज करते। लेकिन वो समय ऐसा था कि जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उसी साधन को उपयोग करते हुए हमको वो चीजों को शोध लगाना है और आगे देखना है। ये जुगाड़ कहें, जुगाड़ गए तो टोटल जुगाड़ टेक्नोलॉजी। अब हर व्यक्ति का अपना अलग अलग विजन होता है। जैसे मुझे चश्मा लग चुका है, क्लोज चीजें नहीं दिखती है, तो मेरे रीडिंग के 2-2 चश्मे पड़े हुए हैं। तो एक इससे ना देखते हुए फिर उसको और क्लोज करना, तो उसके लिए फिर मैंने अब वो फोटोग्राफी का नॉलेज होने की वजह से उसको जूमिंग और ये सब कैसे करना वो थोड़ा सा मुझे उसमें सपोर्ट कर गया। मतलब अभी तक तो ये था कि परिवार के लिए सुबह कुछ सोचना, करना, बोलना, बातचीत होना, ये सारा दिनचर्या हमारी हुआ करती थी। और उसके बाद तो ये हो गया कि सुबह उठे तो सबसे पहले इल्लियाँ, मतलब वो उसको नाम ही दे दिया गया था कि इल्लियाँ मास्टर। तो ये बातें जो रहती है ये हमारे परिवार और पर उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे परिवार के सदस्यों का, कि इसमें उनका सपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो उन बातों को समझते हुए या मेरे उस टाइम को वहाँ पे स्पेंड करने और उनसे समय के लिए सारा सपोर्ट करना। जब रेगुलर लाइफ के टाइम जाते थे तो कई दिक्कतों का सामना करना भी पड़ता था, लेकिन एक्चुअली अभी के समय में ये चीज एक बेनिफिशियल रही कि पैंडेमिक टाइम था, लॉकडाउन टाइम था, तो सारी चीजें घर के घर में मैनेज करनी पड़ती थी। तो वो हमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई उसमें। सबसे ज्यादा बस मुझे इसी बात की चिंता रहती थी कि जैसे कि वो हार्ट पेशेंट भी है, तो रात भर जागना, और फिर दिन में भी वो नहीं सोते थे क्योंकि उनको उसी का वो एक दिमाग में वो पैशन भरा हुआ था कि उसको करना ही है। तो कई बार तो काफी 20-20 घंटे तक वो सोते ही नहीं थे। तो ऐसे में फिर ऐसा लगता था कि इसका जो प्रभाव है वो उनकी सेहत पर नहीं आए, बस यही एक चिंता रहती थी। लेकिन ठीक है, उसमें भी व्यवस्थित ढंग से हो गया और वो उन्होंने किया, तो आई एम प्राउड ऑफ हिम। लेकिन इसी बात के लिए मैं परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन्हें, कि उनने मुझे इस टाइप के किसी भी प्रॉब्लम में आने नहीं दिया। उनने उस समय को मैनेज किया और उनकी वजह से मैं ये समय दे पाया और मेरे इन कामों में मैं सफल हो पाया। तो उतना ही उनका भी पार्ट मेरे साथ मेहनत का है। कभी कभी चिढ़ भी आती थी क्योंकि वो घंटों मुझे भी लेके बैठ जाते थे कि ये लाइट पकड़ इधर से, थोड़ा सा मोबाइल दे दे तेरा। मैं कुछ चलाती रहती थी फ्री टाइम में, मोबाइल लेके चले जाते थे मेरा कि मुझे दे दे, मुझे टॉर्च यूज करना है उसका। और कई बार घंटों मुझे बिठा लेते थे कि इधर से टॉर्च पकड़, उधर से लाइट चाहिए मुझे। एक हाथ से वो पकड़ के बैठते थे, एक हाथ से मैं पकड़ के बैठती थी घंटों, ऐसे वो कैप्चर करते थे। निसर्ग जो है और तितलियां जितनी खूबसूरती स्वतंत्रता में है उतनी बंधन बना के रखने में नहीं है। और एग्जैक्टली ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये कहानी भी उसी पार्ट से शुरू होती थी कि जहाँ फोटोग्राफी के लिए मैं उसमें डिवोटेडली उसमें भिड़ा होता था, और दूसरे दिन मुझे वो जब कोकून वहाँ से गायब मिला तो मुझे उस बात को समझ में आया कि ये एक विनाश है या इनको सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इनको हम सेव नहीं कर पाएंगे तो ये डेवलप नहीं होंगे तो ऐसे वो एक नेचर प्रोसेस है, साइकिल है, लाइफ साइकिल है जो प्रकृति ने दिया हुआ है। लेकिन आज जो मेरे आंखों के सामने है उसको यदि मैं बचा सकूं तो एक आत्मिक खुशी मिलती है उसमें। इनको सबसे ज़्यादा खतरा घर के अंदर छिपकलियाँ और इनसे होता है। ये शायद दिखने में सुंदर होते हैं, सारा है, लेकिन पॉइजनस होते हैं। जब पौधों पे से जब मैं उनके प्रोटेक्शन के लिए सारी चीज़ें लगा के रखी और वहाँ से भाग जाती हैं वो, तो घर में मुझे उनको रात भर या सुबह उठने के बाद 4 बजे 5 बजे भाई नींद खुली तो सबसे पहले नजर जाती थी वो पौधा रखा है वहाँ पे सब है कि नहीं।
तो 3 जितनी भी गिनती होती थी उसमें से 1-2 कम मिली तो फिर मुझे मोबाइल के टॉर्च में पूरे घर में मुझे ढूंढते हुए उनको देखना पड़ता था कि कहाँ कहाँ पे है। 15-15 20-20 फुट आगे निकल जाते हैं, रात भर का समय होता है। अच्छा, इनका ये समय भी फिक्स है, रात को 2-2:30 बजे के बाद में ये भागना शुरू करते हैं। ये इनकी एक खासियत देखी मैंने। मुझे अब बाकी सब जब इतना किया और उनका संरक्षण किया तो ये बात मुझे समझ में आई कि रात को 2-2:30 के बाद में ये अपने स्थान को बदलते हैं और उस समय इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये इधर उधर ना जाएं, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए अपने स्थान बनाते हैं। इनको एक ऐसा सरफेस चाहिए होता है जहाँ पे ये कोकून में कन्वर्ट होने के लिए पहले अपना एक हैंगर बनाते हैं जी। ये लाइम बटरफ्लाई जो होती हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये अपना जो कोकून कन्वर्ट जब करती हैं या तो उसके पहले ये 7 से 8 घंटे उसमें चिपक के उस सरफेस पे रहती है और वो सरफेस इनके लिए आइडियल होता है तो ही वो वहाँ कोकून बनाती हैं। या ये जिस झाड़ पे रह रहे हैं जहाँ पे सारे दूसरे कैटरपिलर भी हैं तो उसमें इनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए रहता है कि वहाँ पे जहाँ भी ये कोकून डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस तरीके से इनका जो भी पार्ट डेवलपमेंट का है ये एक सुरक्षित स्थान पे होता है और इसके लिए ये अलग अलग जगह पे जाके भाग के अपने को सुरक्षित करती है, वहाँ कोकून बनाती है। तो हमें वहाँ पे उस समय ध्यान रखना होता है कि ये कहीं अपने यहाँ से भागे नहीं और उनको कलेक्ट करके एक जगह पे रखना होता है। तो ऐसा करते हुए मैंने इनके लिए कई मेरे पौधे जो संतरे के 1-2 छोटे पौधे थे 1 फुट 2 फुट के, उसके सारे पत्ते खा के इनने उसको पूरा गंजा कर दिया है कि सिर्फ उसकी टहनियाँ रह गई हैं। तो उन टहनियों उस झाड़ को मैंने इनके लिए ही संरक्षित कर दिया कि इसके ऊपर सारे इनके डेवलपमेंट खान पान उनके पत्ते लगा लगा के तो उनको देना। कोशिशों से वो एक जगह उस पत्ते पे रह पाए या फिर भी भागते रहते हैं? बिल्कुल नहीं, भागते रहते हैं। जब तक उनका खाने का समय होता है, पीरियड जो रहता है डेवलपमेंट का कोकून से पहले का, वहाँ पे वो उस समय वहाँ पे रहते हैं क्योंकि उनको उस टहनियों पे मैं पत्ते लगा दिया करता था तो पत्तियों को खा के और वो सुरक्षित रहते थे। फिर भागते थे वो। फिर रात में जब वो समय है तो उस समय मैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता था कि मेरे पास एक ऐसा कांच का मैंने ये बना के रखा था घर में, केबिन जैसा, या ये हमारा कुछ घर में उपयोग के लिए पहले बना हुआ था तो उसका उपयोग मैंने उनके लिए किया और उसको प्रोटेक्ट करके उनको उसमें रख के रात भर में फिर बाकी सुबह उनको उनके नेचुरल हैबिट्स में उनको मैं लेके आ जाता था। तो इस तरीके से मैंने उनको बचा बचा के कोकून कन्वर्शन तक उनको मैंने सेव किया और जब कोकून कन्वर्शन उनका हो जाता है तो उसके बाद हम सेफ होते हैं, वो भी सेफ होते हैं। कैटरपिलर जो कोकून में कन्वर्ट होता है ये 8 से 10 घंटे का समय लेता है और 8 से 10 घंटे के समय के बाद में फिर ये 9 से 10 दिन में बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। अच्छा। और फिर 10वें दिन 9वें दिन 10वें दिन ये उसको कोकून से बटरफ्लाई बाहर आ जाती है और अपने स्वतंत्र इसमें विचरण करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक होलकर कॉलेज है, कुछ और भी साइंस कॉलेजेस है जहाँ पे बॉटनिकल गार्डन भी बने हुए हैं और शायद वहाँ छात्रों को थ्योरी के रूप में तो पढ़ाया जाता है लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन शायद प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल तो वो बच्चे भी नहीं कर पाते होंगे कि वो तितलियों के बारे में इतने विस्तार से जान सके या उनके लाइफ साइकिल को इतने गहराई से समझ सके। तो आपका ये शोध शायद उनके लिए भी बहुत मददगार होगा। यदि संभव हो या कभी उनको ज़रूरत पड़े तो क्या आप ये आपकी वीडियोज़ या आपका ये ज्ञान उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि अब ये मेरा जो छोटा सा मैंने इसके ऊपर जो अपना ज्ञान अर्जित किया है ये काम आ सके किसी वजह से या इनके लिए उस का नॉलेज मैं उनको दे सकूं तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी इस बारे में। और कभी भी मेरी इसमें ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी, फोटोग्राफी दिवस की बधाई। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरी ओर से वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे पे शुभकामनाएं और धन्यवाद।